हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के हिंदी विषय की जो तैयारी चल रही है उसके अंतर्गत आज हम शब्द विचार के बारे में जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, क्योंकि व्याकरण पद से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी की तैयारी के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं आप सब लोगों के साथ। तो सबसे पहले यदि हम शब्द के बारे में जानें कि शब्द क्या होते हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कि विद्यालय। अन्य उदाहरण देखें तो पक्षी, भिक्षुक आदि शब्दों को ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक, यहाँ पर सार्थक शब्दों का कहने का तात्पर्य क्या है कि निरर्थक नहीं, जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, सटीक अर्थ निकलता हो, उनके मेल को ही शब्द कहा जाता है। यदि शब्दों के प्रकार के बारे में जानें तो इनको हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, और तीसरे को अर्थ के आधार पर, और चौथे को प्रयोग के आधार पर बांटा जा सकता है। तो इस तरह से यदि पहले को देखें कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर किस तरह से हम बांटेंगे, तो वो उसमें के अंतर्गत तत्सम शब्द आ जाते हैं, जो कि इनको हम कह सकते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत से जो मूल रूप से हिंदी में आ गए हैं या ज्यों की त्यों जिन्हें हिंदी में ले लिया गया है, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए अग्नि, अश्रु, ग्रह, भ्रमर आदि शब्दों को ले सकते हैं। और दूसरे देखें तो वो तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जो तत्सम शब्द से हिंदी भाषा में आकर कुछ परिवर्तित उनका जो रूप हो जाता है या वो उसके अनुसार हो जाते हैं। तद्दन भव, उनके द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई है, भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। जैसे कि आग, तत्सम शब्दों में हमने देखा था कि अग्नि जो का तो संस्कृत से आ गया था, लेकिन तद्भव शब्द में अग्नि जो है वो कहने की बोलचाल की भाषा में हम उसे आग कहते हैं। आंसू, जिसे अश्रु कहते हैं, तो उन्हें हम बोलचाल की भाषा में आंसू बोलते हैं। ग्रह, तो कहने की भाषा में हम ग्रह कहते हैं क्या, नहीं कहते, हम कहते हैं घर, घर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहते हम ग्रह जा रहे हैं। लेकिन संस्कृत में चूँकि शुद्ध रूप में रहते हैं, तो उन शब्दों को जो शुद्ध रूप में संस्कृत से ज्यों की त्यों आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और उनके द्वारा जो बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त शब्द किए गए, परिवर्तित होकर आए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इन शब्दों को कैसे बांटा गया है। उसके बाद आता है देशज शब्द। देशज कौन से शब्द होते हैं, जो देश की पुरानी बोलियों या भाषाओं से आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे कटोरा, कटोरा शब्द पहले से, चूँकि ये प्राचीन काल से ही इसका नाम लिया जा रहा है। लोटा, कटोरा, पगड़ी, इन शब्दों को तो इन्हें हम देशज के नाम से जानते हैं। और यदि अन्य उसका प्रकार देखें तो विदेशज शब्द, जिसे फॉरेन वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो फॉरेन वर्ड्स कौन से होते हैं, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि अमीर, स्टेशन, कैंची, कालीन, उन्हें हम प्रयोग में ज्यों की त्यों उसे ले लिया गया है। तो ऐसे शब्दों को जब हिंदी भाषा में सम्मिलित किया गया तो उन्हें विदेशज शब्द के नाम से हम जानते हैं। फिर दूसरा आधार होता है, शब्दों का प्रकार होता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द को देखें तो उसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द आते हैं। तो रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं, जिन शब्दों का किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाए, वह शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाए, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे मेज, मेज को यदि हम संधि करें तो उसका अर्थ जो है अनर्थ हो जाएगा, यानी अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए जिनको हम खंड में नहीं बांट सकते, खंडित नहीं किया जा सकता, उसके अर्थ को ज्यों की त्यों लिया जाता है। मेज हो गया, घोड़ा हो गया, घर हो गया, आदमी हो गया, ये सब इनकी संधियाँ नहीं की जा सकती, शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसे शब्द आ जाए और पूछा जाए आपसे एग्जाम में
कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं और नीचे उनकी परिभाषाएं दी होंगी। तो ये समझ जाना कि जिन शब्दों को खंडित नहीं किया जा सकता, खंड नहीं किए जा सकते, वो रूढ़ शब्द होते हैं। दूसरे होते हैं जो उत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द बने हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो होते हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। सहपाठी क्या है? साथ पढ़ने वाला। तो दो शब्द आए यहाँ पर, एक साथ में हो और पाठी मतलब पढ़ने वाला, उसे हम सहपाठी कहते हैं। विद्यालय, हिमालय, गाड़ी वाला आदि शब्दों को हम ले सकते हैं इसके अंतर्गत, जिन्हें हम यौगिक रूप से या यौगिक शब्दों के नाम से जानते हैं। उसी का एक प्रकार है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। हम उनका उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार से। चंद्रशेखर, यानी वो चंद्रशेखर का अर्थ क्या होता है? शिव के रूप में हम जानते हैं। शिव के सिर पर चंद्र चूँकि धारण रहता है तो चंद्रशेखर कहने से पता चल जाता है। जैसे दशानन, 10 मुख वाला, तो ये रावण के लिए विशेष अर्थ में लिया जाता है। दशानन बोलने से हमें तुरंत पता चल जाता है कि यह रावण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ये चूँकि शब्द तो योग रूढ़ है, लेकिन वो किसी अन्य बात के लिए, विशेष अर्थ के लिए वो प्रसिद्ध हो गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। शब्दों को जो तीसरा है किस प्रकार से बांटा गया है, वो अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटा गया है और उसके अंतर्गत दो भाग हम देख सकते हैं। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सार्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है किंतु दूसरे शब्दों से जुड़कर उनका अर्थ बोधित होना चाहिए, चाय, भोजन आदि। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता किंतु दूसरों के साथ जुड़कर उनका अर्थ अवश्य बन जाता है, उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाला, भर आदि। वाला सब्जी वाला, दूध वाला, वो दूसरों शब्दों पानी वानी, पानी के साथ पानी जुड़ गया, इस तरह से उसका अर्थ तो नहीं होता, लेकिन जब दूसरे शब्दों के साथ प्रयोग होता है तो उसका अपना एक अर्थ हो जाता है, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के भी भेद किए जा सकते हैं। जैसा कि पहला अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द आए, तो सार्थक शब्दों के भी भेद किए जा सकते हैं। किस प्रकार से? उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं और विलोम शब्द कहते हैं। किस प्रकार से सार्थक शब्दों के अंतर्गत इन भागों में इनको विभक्त किया गया है? एकार्थी क्या है? एकार्थी जो है शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है, जैसे गाय, पुस्तक, वृक्ष आदि। अनेकार्थी जिससे अनेक शब्दों का या अनेक अर्थों का बोध होता है, जैसे अक्षर, आम, अंक आदि। अंक कहने से हम गोद भी समझ सकते हैं या समुच्चारित वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है। अंक कहने से हम नंबर भी कह सकते हैं। इसी तरह से अन्य अन्य अर्थ निकल रहे हैं तो वो अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। पर्यायवाची जिनका अर्थ तो समान हो, है ना, लेकिन समान होने के साथ साथ में क्या हो, वह शब्द एक ही ध्वनि उत्पन्न करता हो, यानी उसका अर्थ एक ही निकलता हो। ऐसे पर्यायवाची शब्द जो है समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पर्यायवाची शब्द उनको हम कहते हैं, और पर्यायवाची आकाश शब्द को हम व्योम भी कह सकते हैं, गगन भी कह सकते हैं, अंबर भी कह सकते हैं, नभ भी कह सकते हैं। इस तरह से उसके समान अर्थ निकल रहे हैं, तो वैसे शब्द भी आ जाते हैं सार्थक शब्दों के अंतर्गत। अब जैसे माता हमने कहा, तो माता को हम अम्बा भी कह सकते हैं, जननी कह सकते हैं, माँ कह सकते हैं, मात्र कह सकते हैं। इस तरह अन्य अन्य नामों से कह सकते हैं उन्हें। तो यह भी सार्थक शब्दों के अंतर्गत, इसके भेद के अंतर्गत आ जाता है। और विलोम शब्द भी आते हैं। विलोम यानी विपरीत अर्थ को बोध कराने वाले शब्द, जिनसे उल्टा अर्थ निकले, विपरीत अर्थ निकले, ऐसे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रात हुआ,
तो उसका विलोम क्या होगा? दिन होगा। दुख है तो सुख होगा। अब चौथा और आखिरी शब्द है प्रयोग के आधार पर। शब्दों को प्रयोग के आधार पर किस तरह बांटा गया है, तो हम देख सकते हैं कि इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन से वो दो भाग हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम जानेंगे कि विकारी शब्द क्या होते हैं। इन शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल आदि जो होते हैं वो कारण जो है आदि बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। किनको किनको हम लेंगे? संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को और क्रिया को विकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्दों को देखें तो इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, ये जो शब्द होते हैं ये अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं और इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि किस प्रकार से शब्दों का को जो प्रयोग किया जाता है या शब्दों के जो भाग हैं उन्हें किन किन भागों में बांटा जा सकता है और इसकी परिभाषा क्या है, शब्द कहते किसको हैं। तो हम हिंदी का जो व्याकरण भाग पढ़ रहे हैं और चूँकि व्याकरण खंड से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम है उसमें हर साल के क्वेश्चन को यदि पेपर को देखा जाए तो उसमें व्याकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये ऐसे ही विशेष प्रश्नों की श्रृंखला को मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि जो मैं इतनी मेहनत से इन प्रश्नों को तैयार कर रही हूँ तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन्होंने पहले से लाइक कर रखा है वो शेयर और सब्सक्राइब करें जिसके कारण कि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। हम ये देखें कि इसके अंतर्गत व्याकरण के अंतर्गत और कौन से भागों से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रसिद्ध लेखकों के बारे में भी आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा। जो प्रमुख लेखक हैं उनके बारे में भी मिल जाएगा, आप लोग उससे भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप जब सब्सक्राइब करेंगे आपको मेरे पिछले वीडियो जो हैं उनमें प्रसिद्ध लेखक, उनकी रचनाएँ, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और आने वाले समय में मैं इससे संबंधित जो शॉर्ट वीडियो हैं वो भी बनाऊँगी। जो प्रसिद्ध कवि हैं उनके बारे में, उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है और अपठित बोध से भी प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से हम तैयारी करते रहेंगे चूँकि अब समय बहुत कम है और सब बच्चों से ये मेरी जो गुजारिश है कि बहुत ही मेहनत के साथ ये ठंड का मौसम जो इतना बढ़ रहा है इसको ध्यान दिए बिना और जिस तरह से मेहनत के साथ आप लोग आगे तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी करिए और मान लीजिए कि जीत आपकी है। तो मेहनत करने से मत चूकिए, जिसमें ये न रह जाए मन में कि मैंने थोड़ी और तैयारी की होती तो कुछ नंबर के कारण हमारा रिजल्ट नहीं रुकता। तो हमें हिंदी सब्जेक्ट में पूरे नंबर आ सके इसके लिए बहुत ज़ोर शोर से मेहनत करनी है। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। गुड नाइट।